आज फडणवीस जी जो बातें सरकार को बता रहे हैं उसके वजह से बहुत सारी चीजें सुलझती जा रही है। आप देखिए हर जगह पे हर चीज में फडणवीस जी ने बोलने के बाद ही ये सरकार जागरूक होती है। वो वेंटिलेटर मुझे दीजिए, आपके पास वेंटिलेटर पड़े हुए ना, मुझे दीजिए, मैं मेरे सेंटर पे चलाकर बताता हूं आपको। क्यों नहीं दे रहे हो आप? पीडब्ल्यूडी का करप्शन इस चरम सीमा तक है कि 30% पैसा सिर्फ नीचे आता है। मैं ये प्रूव करके बता सकता हूं, प्रूव कर चुका हूं मैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन। पोलकोल मीडिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, एक तरुण व्यक्तिमत्व जिसे हम मराठी में कहेंगे युवा चेहरा, अगर दिल पे ले तो क्या नहीं हो सकता। माननीय विधायक जी गंगापुर विधानसभा के आज हमारे साथ है माननीय आमदार साहब श्री प्रशांत बम जी। सर, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया। दोस्तों, क्रियाशील व्यक्तिमत्व जब कोणी वसा आपल्या हाती घेतो, कुछ चीज कुछ काम अपने हाथ लेता है, तो किस प्रकार से सुनियोजित पद्धति से वह काम हो सकता है, यह आमदार साहब ने बताया है। आज हमारे औरंगाबाद में 30 अप्रैल 2021 को एक भव्य आधुनिक ऐसा कोविड सेंटर का निर्माण महोदय के माध्यम से हुआ। विधायक जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? कम समय में आपने एक अद्भुत ऐसा कोविड सेंटर शुरू किया, ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया, वेंटिलेटर की जो सिस्टम है आपने वहां बैठाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सभी को? मैं और मेरे सारे दोस्त हम ये सोच रहे थे बार बार कि भाई कोविड का कंट्रोल जिस तरह से होना चाहिए वो हो नहीं रहा था। उसके अलग अलग पहलू थे। हमने सोचा पहले कि भाई हम 200, 500, 1000 का कोई सीसीसी वहाँ पे लगाए अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन सीसीसी बहुत सारे लग भी रहे थे और जो प्राथमिकता में पेशेंट्स मिल रहे थे उनका इलाज भी हो रहा था। लेकिन जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग उनको मतलब वक्त पर आरटीपीसीआर न करने की वजह से लेट ख्याल में आता था और ऐसे पेशेंटों की संख्या मृत्यु की बढ़ते जा रही थी। उसी दिन हमने निर्णय लिया कि अपने को ऑक्सीजन प्लांट प्लस वेंटिलेटर में जाना ही चाहिए। विचार किया 4 घंटे में क्या क्या होना चाहिए। हमारे डॉक्टर थे एक रंजीत जी गायकवाड़ लासुर के, और हमारे सारे दोस्त मिलकर हमने 4 घंटे में क्या क्या हॉस्पिटल में लगना चाहिए। सबसे मेन बात, दिगंबर जैन मंगल कार्यालय लासुर स्टेशन में उन्होंने 1 मिनट में हम ही भर दी। हमने बोला वो बिल्डिंग बिल्कुल जैसे कोई हॉस्पिटल के लिए बनाई गई है। तो हमने 4 घंटे में सब निकालकर जहां जहां पर मतलब अमरावती से मंगवाए, अमेरिका से हमने ऑक्सीजन का प्लांट मंगवाया इमीडिएटली संजय जायसवाल जी की तरफ से। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमको 6 दिन में मिल गए। 3 से 4 दिन में ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन वहां हुई, पार्टीशन डाले हमने। सारों की मदद लेकर 10वें दिन ये ऑक्सीजन के साथ वाला इंक्लूडिंग हवा में से ऑक्सीजन लेने वाला और 150 से सिलेंडर से लय, ये हमने वहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब कोविड का सेंटर निर्माण किया। और ये माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के हाथ से हमने शुरू किया और इमीडिएटली 8 दिन में वो वहाँ पर आकर भी गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह प्रत्येक प्रकल्प में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लागत उसमें होती है। इस प्रकार से कई खबरें भी आई कि आपके पिताजी ने, आपके फैमिली ने भी इसमें सहयोग दिया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किस हिसाब से कॉस्टिंग, किस हिसाब से प्लानिंग इस सब की हुई मॉनिटरी इकोनॉमिकल एंगल? जब हम बैठे तो ऐसा लगा था कि भाई 70-80 लाख रुपए में ये हो जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आते आते उसको करीबन 1.25 से 2 करोड़ रुपए का पूरे इंस्ट्रूमेंट्स और वो लग गए, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सरे मशीन भी हमारा खुद का है, लेबोरेटरी हमारी खुद की है। सारी चीज़ों का हमने जब हिसाब लगाया तो थोड़ा घर पे भी मैंने चर्चा किया। हमारे पापा और भाई साहब, हमारे सारे दोस्त भी इसमें हरदम मुझे साथ देते ही है। तो इस वक्त में पापा ने उनका जो मतलब इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस के चेयरमैन क्लब मेंबर है, भारत सरकार की वो सेवा करते गए 40 सालों से। तो उनकी पास की जो जमा पूंजी अभी थी करीबन 58 लाख रुपए की, वो उन्होंने मुझे दी, मेरे दोस्तों ने दी।
बहुत सारे, मैं भी मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम अभी पूरे नहीं ले सकता, मैं वो बाद में करने वाला हूँ, लेकिन पूरे आपस में पैसे जमा कर कर और हमने ये सेंटर खड़ा किया। बढ़िया साहब। दोस्तों, जब कोई नेतागण हमारे इंटरव्यू में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके कार्यों के अलावा हमें जो उनकी जो दिनचर्या है, जिस प्रकार के उनके पत्र व्यवहार है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य बन जाता है। साहब, पिछले हफ्ते आपने माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र राज्य को एक पत्र लिखा है जहां पर किसानों की जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं एक गंभीर स्वरूप का आरोप, मैं समझता हूं, आपने लगाया। आपने बताया है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के आमदारों को उनके विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की जो बीमा योजना है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इग्नोर किया जा रहा है और दूसरे आमदारों को दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? गंभीर आरोप आपने लगाया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पूरा रिस्पेक्ट रखते हुए कहना चाहता हूं कि फसल बीमा ये उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से, आंदोलन में से एक था। उन्होंने अपनी सरकार होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, फिर भी उन्होंने बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र राज्य में छेड़ा था। क्योंकि आज वो तो खुद मुख्यमंत्री महोदय है और आज सारी चीजें सरीखी होने के बाद में पिक के पैसे भरे हैं, बीमा के काश्तकारों ने सरीखे भरे हर जगह पे, फिर ऐसा चुनाव क्यों हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब अतिवृष्टि का मुआवजा सबको मिला, मतलब अतिवृष्टि थी बस तो बीमा मिलना चाहिए। फिर एक ही इलाके में जहां पर अपने एमएलएज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कराया होगा, लेकिन हम बोले कहां, ऐसा हुआ तो है पक्का। जिसने किया वो उनका थोड़ा सा उन्होंने देखना चाहिए और इमीडिएटली, क्योंकि आज बहुत मतलब इतनी नाराजगी है काश्तकारों में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का ये सबसे बड़ा सपना था कि सबको बीमा का रकम मिलना चाहिए, और वो अगर उनके वक्त में ऐसा होता है ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को ये बात बताकर आगाह किया कि ये ठीक नहीं है। साहब, आज कोरोना का माहौल है, विकट परिस्थिति ना केवल महाराष्ट्र राज्य में, संपूर्ण हिंदुस्तान में है। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य जनमानस ये भी कहता है कि आज विशेषकर जो विरोधी पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर, जो आरोप लगाती है, बयानबाजी होती है, नेतागण अनेकों बयान देते रहते हैं। इस बारे में माननीय गडकरी जी ने कहा है कि यह समय राजनीति का नहीं है, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस विषय में आपकी भूमिका क्या है सर? देखिए, सबसे पहले विरोधक, इसका मतलब ही यह है कि सत्ताधारियों को वक्त वक्त पर ठिकान पर लाना। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज ऐसी कई चीजें हैं, कोविड की वजह से हम सब खामोश हैं। उल्टा राजनीति तो छोड़िए, हम बहुत सारी बातें जानबूझकर उजागर नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स। आज फडणवीस जी जो बातें सरकार को बता रहे हैं उसके वजह से बहुत सारी चीजें सुलझती जा रही है। आप देखिए, हर जगह पे, हर चीज में फडणवीस जी ने बोलने के बाद ही ये सरकार जागरूक होती है। गडकरी जी ने जो बोला वो कोई इस माध्यम से नहीं था, उन्होंने सारी चीजों का बयान करते करते राजकारण नहीं करना चाहिए ये सबके लिए बोला, वो कोई विशिष्ट लोगों के लिए नहीं बोला हुआ है। ये बात सबसे पहले कि कोविड के लिए पहली वेव में समझ सकता हूं, दूसरी वेव जब आई उसके लिए प्रोएक्टिवली सरकार ने तैयार रहना चाहिए था, जबकि तैयार होने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे, लेकिन नहीं होने की वजह से आज कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिंपल है, वेंटिलेटर सब पड़े हुए हैं, धूल खाते पड़े हुए हैं। आपको जैसा मेरे भी कोविड सेंटर में मैंने गवर्नमेंट के पीटी पैक पड़े हुए सेंटर उप जिला रुग्णालय गंगापुर से लाए, उसको लाकर इंजीनियर से उसको मैच करवाया। हर जगह पर उसको मैच करवाना पड़ता है, वो कोई खराब नहीं होते, उसको आपको स्टेबलाइजर लगवाना पड़ता है, कुछ उसके छोटे बहुत इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो लगवाकर वो चालू रहते हैं। मेरे पास में डे 1 से चल रहे हैं। आज कितने लोगों को उससे मतलब उनकी जान को उसका फायदा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। विरोधी पक्ष का काम है सरकार को जागरूक रखना, वो हमारे विरोधी पक्ष नेता कर रहे हैं। जी सर, एक आपने वेंटिलेटर्स का विषय कहा,
औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं तो पीएम केयर फंड के माध्यम से जो वेंटिलेटर्स आए उसके ऊपर अनेकों बयानबाजी हुई, कंट्रोवर्सीज हुई। 150 वेंटिलेटर्स में से अनेकों ऐसे वेंटिलेटर्स है, 90-95% वेंटिलेटर्स चल नहीं रहे। लेकिन आज भी उसकी ऑडिट की जब बात निकलती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है। कहीं ना कहीं इंजीनियर्स को बुलाकर उसी के ऊपर दुरुस्ती की एक कहीं ना कहीं मुहिम हाथ में ली गई नजर आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी तरफ वही वेंटिलेटर चल रहे हैं, मेरी तरफ चल रहा है ना, इन कैमरा चल रहे हैं, रोज का रिकॉर्ड है मेरे पास में। मतलब इनको एक्चुअल में इंजीनियर ही नहीं मिल रहे, इनको पता ही नहीं कि इसके इंजीनियर कौन होना चाहिए करके। इंजीनियर लाकर गवर्नमेंट ने सारे इंजीनियरों को भेजकर उसको हर ऑक्सीजन प्लांट पे, देखो कोई भी वेंटिलेटर लाइए, मैंने एक फ्रांस का वेंटिलेटर लिया, उसको भी मेरे को मैच करना पड़ा। तो ये सारे वेंटिलेटर मैच करवाकर चलवाकर देखना चाहिए 15-20 दिन, महीना भर, इसके लिए पहले दिए थे कि भाई अगले वेव के लिए तैयार रहो। रहे नहीं, अचानक जब ख्याल में आया तो अब अगर वो रिपेयर करने को जाएंगे, रिपेयर होंगे, उसमें महीना 15 दिन जाएगा, उसके लिए इनके पास वक्त नहीं है। वेंटिलेटर सारे चल सकते हैं, उसको मतलब रिपेयर भी नहीं बोलूंगा मैं, उसको वहां पर मैच कर चलवाना चाहिए, जिसमें ये सरकार फेल हो चुकी है। सर, आपकी अगर जरूरत पड़ेगी, आपने जो मैचिंग का मुद्दा बताया कि कहीं ना कहीं उसको टेक्निकली ध्यान रखना चाहिए, आपकी अगर जरूरत पड़ी तो आप औरंगाबाद को जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आए हुए 150 वेंटिलेटर्स, 115 वेंटिलेटर्स को लेकर, उसमें आप आपका सहयोग देने के लिए तैयार होंगे? 100% दूंगा, क्योंकि मैंने फोन भी किया, मैं तो लेटर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, उल्टा क्या बोल रहा हूं, वो वेंटिलेटर मुझे दीजिए। आपके पास वेंटिलेटर पड़े हुए ना, मुझे दीजिए, मैं मेरे सेंटर पे चलाकर बताता हूं आपको। क्यों नहीं दे रहे हो आप? दीजिए मुझे। इतना ही नहीं, आपको इंजीनियर चाहिए, नासिक से इंजीनियर मंगवाना पड़ता है, पुणे से इंजीनियर मंगवाना पड़ता है। वेंटिलेटर ये चीज बहुत क्रिटिकल होता है, वो सारे की सारी चीजें, वो उसके इंजीनियर बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको अगर गवर्नमेंट ने बोला तो मैं तुरंत भिजवा दूंगा, रिपेयर हो जाएंगे। रिपेयर भी नहीं, उसको मैच कर लगवा सकते हैं वो। दोस्तों, गौर जरूर कीजिएगा, आज एक बहुत बड़ी बात माननीय विधायक महोदय जी ने बताई है कि वह वेंटिलेटर जो नहीं चल रहे उसके लिए वे हेल्प करने के लिए इंजीनियर, जो भी टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, उसमें वो अपनी भूमिका निभाने के लिए जरूर तैयार है। पोल खोल के माध्यम से बम साहब ने ये बताया है। साहब, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली देखते हैं, कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा, उसके बाद में जो आरोग्य विषयक मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं आपके दिल के काफी करीब मालूम पड़ता है, जिस प्रकार से आप काम करते हो। बीती गवर्नमेंट में 2019 के पहले के चुनाव में 2017-18 के पीरियड में आपने लासुर गंगापुर में बहुत ही बड़ा ऐसा भव्य आरोग्य शिविर लिया था, जहां पर अनेकों ऐसी खबरें थी, रिपोर्ट्स थी कि लाखों लोगों ने इसका फायदा लिया। दमे, अस्थमा की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, हार्ट के ऑपरेशंस, जो गरीब लोग जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम, उनको आपने कुछ कूपन पर्ची दी थी, उसमें अनेकों लोगों ने, अनेकों लाखों लोगों ने बेनिफिट्स लिए। संपूर्ण महाराष्ट्र से, मुंबई, पुणे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपके आए थे। इस बारे में आरोग्य शिविर जो आपने लिया, ये किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली? भव्य दिव्य ऐसा शिविर, मैं समझता हूं कि मराठवाड़ा में यह पहला ही शिविर होगा जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह भी आरोग्य शिविर भी, जैसा हमें कोविड के बारे में सबने जागरूक रहने के लिए माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने हमको आगाह किया, और हर एमएलए हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं आज के डेट में राष्ट्र में, वैसे ही उस वक्त में सारों को उन्होंने बताया था, बहुत जगह वो गए कैंप में कि भाई आप लोग ये कैंप लीजिए। मैंने लिया, देवेंद्र जी वहां पर, माननीय देवेंद्र जी वहां उस वक्त में मुख्यमंत्री थे, आज विरोधी पक्ष नेता है, उस वक्त में आए थे, और आए, उन्होंने देखा सारी चीजें, उन्होंने उसी दिन डिक्लेयर किया उनके इसमें कि आज जितने भी ऑपरेशन आज के कैंप में आए हुए लोगों के लेने पड़ेंगे, बाजप्ता उन्होंने जीआर निकालकर लेटर भेजे, और सारे मुफ्त, मतलब योजना में नहीं होने के बावजूद भी उसका खर्चा सारी सरकार उठाएगी। उस माध्यम से हमने 7,000 हमने ऑपरेशंस किए, जिसमें स्पाइन था, घुटनों का था, ब्रेन का था, हार्ट का था, आंखों के कुछ लिमिटेड थे। ऐसे सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस हमने अगले 2-2.5 साल तक, उस दिन कूपन दिए गए, और अगले 2-2.5 साल तक हमने वो सारी चीजें चलाई। महाविकास आघाड़ी सरकार, इसका भविष्य क्या दिखता है? आपका आकलन क्या है? किस प्रकार से आप इस चीज को देखते हो? क्या भाजपा की सरकार में वापस एंट्री होगी? देखिए, सच अगर बोले
हर जनता में यह रोष है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार नहीं बनी, नंबर एक। नंबर दो, हर जनमानस में, हर तबके के जनमानस में ये इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फडणवीस जी की नेतृत्व में तुरंत आनी चाहिए। आज अगर फडणवीस जी होते तो जो आज चल रहा है माहौल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं भविष्य की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अंकों का गणित होता है, अंक उनके पास ज्यादा होने की वजह से आज मैं उसमें तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आज मुझे किसी पर टिक्का टिप्पणी या किसी का पर्सनल द्वेष नहीं है, लेकिन सरकार को आज अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। आज अच्छा नेतृत्व, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भाई आज का नेतृत्व, लेकिन नेतृत्व के साथ वाले, आज जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ वाले उनको उतना काम भी नहीं करने देते, प्लस हर एक का एक अलग 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 अपनी हथौड़ी रहती है। उसमें देवेंद्र जी ये अच्छे प्रशासक है, सुप्रशासक है। और साहब आपके बहुत ही निकटवर्तीय है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपके मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है। आपकी सरकार आती है भाजपा की, तो कहीं ना कहीं आप कोई बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के लिए देखते हो? आपके विधानसभा के क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि शायद बम साहब को मंत्री पद दे दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फडणवीस जी का ऐसा ये नहीं है कि भाई मैं नजदीक का, वो उनको सबको सरीका रहता है, अपने पे रहता है कि भाई काम कैसा करवा के लिए आप जिस मतलब आशय के अनुसार बोल रहे हो जिम्मेदारी, मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि हमें भले ही हमारे पास में पद नाम से जिम्मेदारी नहीं होगी, कुछ बातें हमारे ऊपर रहती है, लेकिन मंत्रियों जैसा ही काम हमें दिया जाता है, हमारे करने के ऊपर भी रहता है, तो जिम्मेदारी हमारे पास में रहने ही वाली है। वो पद के नाम से रहेंगी नहीं रहेंगी वो खुद ठहराएंगे, लेकिन काम के बारे में ऐसा नहीं कि मंत्री महोदय रहे तो बहुत ज्यादा काम होगा या बहुत राज्य का वो अच्छा कर सकेंगे, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन एमएलए होने के बाद में भी हमें मंत्रियों जैसा काम करने की छूट होती है, इसलिए जिम्मेदारी हमारे पास में बड़ी तो आने ही वाली है। दोस्तों, एक सूचक इस प्रकार का वाक्य माननीय आमदार साहब ने दिया है कि जिम्मेदारी आने ही वाली है, देखेंगे किस प्रकार, और वो यह भी कह रहे हैं कि पद से ज्यादा काम करने की उनकी इच्छा है। साहब, आपके साथ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। गंगापुर साखर कारखाना की अगर मैं बात करूं, खबरें ऐसी भी रही कि जहां पर आपके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ है। यह कंट्रोवर्सी क्यों आई? ये जो आपका गंगापुर साखर कारखाना है, यहाँ पर क्या ऐसी बातें हो गई कि आपके ऊपर आज भी गुनाह दाखिल है? इस बारे में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे पर जो भी कोई एलिगेशंस या मतलब मेरे पैसे हमने निकाल के गुनाह जो दाखिल हुआ, मेरे पे जो गुनाह दाखिल हुआ, उसका एकमेव कारण है, गए 10-12 साल पहले करीबन 2006 से लेके तो 8-9 तक राज्य के बहुतांश कारखाने जो अच्छे थे वो कोऑपरेटिव से निकालकर प्राइवेट में बेचे गए। राज्य में एकमेव मेरा कारखाना है, हमारा कारखाना है, जो कि हमने बचाया, एकमेव। इनके साथ में कोई फाइट करने के लिए आगे नहीं आया। मैं एमएलए बना, उसके ही 6 महीने पहले ये फैक्ट्री बिक चुकी थी। 350 एकड़ लैंड, वहां पर 2500 टन का कारखाना, वहां पर इतनी बड़ी मशीनरी, करीबन 300 करोड़ की प्रॉपर्टी और महज 29 करोड़ में बेची गई थी। ये हमारे काश्तकारों को मंजूर नहीं था, मुझे मंजूर नहीं था। हम लड़े, जीते भी तुरंत, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस वक्त मैं अपक्ष था, उन्होंने मुझे मतलब शब्द दिया था कि ये फैक्ट्री शेतकरियों की रहेगी। मैं कोई पर्सनल नहीं मांग रहा था ये। आज भी हम जो जीते, हमारे दोस्तों के पैसे जमा कर डीआरएटी के निर्णय के अनुसार वहां पर पैसे डिपॉजिट रखे, वो पैसे हमारे बैच के साथ आज आए। मैं मशीनरी परचेस कर ये कारखाना शुरू करने जा रहा था, लेकिन कृष्णा पाटिल डोनगांवकर जैसे लोगों ने आकर यहाँ पर नमक डाला और उनको वो लोगों ने साथ दी जिनको ये पसंद नहीं गिर रहा था कि ये कारखाना हमने जो परचेस किए सब है, दम नम से सब हमको छोड़ना पड़ेंगे। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, मुझे बहुत मतलब अलग अलग तरफ से मुझे छलावा लिया गया, लेकिन नेचर का गणित होता है, जो सही है वो सही हुआ। टेक्निकली
उन्होंने कितना भी अड़काने की जरूरत मतलब मैं ये किया प्रयत्न किए, सारे जनता को पता था ये पैसे मैंने दोस्तों से जमा कर कर शेतकरियों से जमा कर कर ये कारखाना बचाया था। और आज दुर्भाग्यवश एक कारखाना जो शेतकरियों के मालिकी का होने वाला था वो भी इस सरकार ने नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज के डेट में। सब आगे बढ़ते हुए पीडब्ल्यूडी में आपकी अनेक प्राथमिकताओं में से एक पीडब्ल्यूडी विभाग भी माना जाता है, जहां पर आपने भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली है। निर्भीड ऐसा आपको माना जाता है। कई लोग आपसे डरते हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के आप जिसे मराठी में कहते कर्दन काळ म्हणून आपण ओळखले जातात। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की छवि आपकी कैसे निर्माण हुई पीडब्ल्यूडी में? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा जो कि राज्य को एक अच्छी तरह से मतलब उनके होश उड़ा देने वाली बात छेड़ी है। देखिए, पीडब्ल्यूडी ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का कि उनका खुद का जैसा भी ये साल का 15,000 करोड़ का उनका खुद का पोर्टफोलियो का पैसा वो खर्चा करने वाले हैं। सिर्फ पीडब्ल्यूडी का पैसा खर्चा 15,000 करोड़ है, लेकिन समाज कल्याण की इमारतें बनानी है, आरोग्य की बनानी है। मतलब मेरे मालूमात के हिसाब से 40 से 50% पैसा हमारा पीडब्ल्यूडी ये पोर्टफोलियो के माध्यम से लोगों तक जाता है। आपको मतलब सुनकर ताज्जुब होगा, चैलेंज है मेरी, पीडब्ल्यूडी का करप्शन इस चरम सीमा तक है कि 30% पैसा सिर्फ नीचे आता है। मैं ये प्रूव करके बता सकता हूं, प्रूव कर चुका हूं मैं ये सारी बातें। और मैं इसमें और एक बात बता दूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें हर जगह पर या फिर मंत्री पूरे शामिल है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मंत्रियों का ये गलत है कि उनका जब पोर्टफोलियो है उनका ख्याल रखने का काम है। जैसा 100 रुपए की एक रास्ता आपने मंजूर कर दिया, ऐसा समझ के चलो 20 करोड़ का एक रास्ता मंजूर है, ठीक है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं, वो ऐसी कि हर एक का हिस्सा होता है। जब एस्टीमेट बनते हैं और कुछ होता है तो उसको मालूम है इसमें ये अधिकारी को इतना देना पड़ेगा, ये पॉलिटिशियन को ये लगेगा, इसमें इतना पैसा जाएगा, कोई ब्लैकमेलर खड़े होंगे तो क्या होगा, या फिर कोई किसी को देना पड़ेगा। ये सारी चीजें छोड़कर मैं बोलता हूं आपको, आप 10% छोड़ दीजिएगा। 1 रुपए की जब चीज मार्केट में मिलती है तो वो हमारे पास पीडब्ल्यूडी में 1 रुपया 40 पैसे में मिलती है। क्यों मिलती है? उनको मालूम है क्वालिटी में फर्क नहीं होना चाहिए। आईआरसी के रूल्स वहां पर लागू होते हैं। पीडब्ल्यूडी का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग मैन्युअल है वो, और हर चीज का पैसा खाने की भी व्यवस्था कर कर बनाया गया वो सब चीजें। मैं थोड़ा खुलेआम बोलता हूं, लेकिन उतना होने के बावजूद भी जब 1 रुपए का काम वो रोड पर दिखना चाहिए, वो सिर्फ 30 पैसे इसलिए दिखता है कि ये मंत्री महोदय आज भी जो काम कर रहे हैं, मेरी उनको आपके माध्यम से विनती है, आप चलिए देखिए ना रोड पर जो चीज डालने, जैसा अभी समझ लो नीचे से बेस से रोड हम बनाते हैं, निचला अर्थ होता है, सबग्रेड होता है, उसके बाद में डीएलसी होएगा, जीएसबी रहेगा, उसके बाद में अगर कंक्रीट का रोड रहा तो उसमें पीक्यूसी होएगा, नहीं होएगा तो एस्फॉल्ट लगेगा। हर चीज का पूरे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, वो स्पेसिफिकेशन का 30% भी पैसा वहां पर नहीं आता। मतलब सबसे बड़ा करप्शन आज अगर कहीं होता होगा तो वो पीडब्ल्यूडी में होता है। और ये बातें मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, विथ प्रूफ्स, विथ डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास देता हूं तो मंत्री महोदय का काम है। मतलब मैं अशोक जी चौहान साहब जी को भी मिल के आया कि भाई आपके पास मैं पूरे पुरावे के साथ दिया हूं। आप मुझे बताइए, एक अधिकारी हमारे विधानसभा में से मंजूरी करके लेंगे 1 करोड़ प्रशासकीय मान्यता, 1 रुपया भी पीडब्ल्यूडी में खर्चा विधानसभा के मान्यता के बगैर होता नहीं। जब आप प्रशासकीय मान्यता ली तो टीएस दूसरी जगह क्या लेते हो, आप तीसरी जगह पर बिल निकालते हो। खुले खुले आपको प्रूफ देने के बाद एक नहीं ऐसी हजारों बातें हैं। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी पे, अच्छा मुझे आपने कुछ एक बात मतलब बोली नहीं, जो आपने बोली नहीं, कुछ बोलते हैं कि मैं ऐसा बताकर कुछ उनसे कुछ मतलब पैसे की अपेक्षाएं रखता हूं, ये भी बोलते हैं लोग। मेरा चैलेंज है इस माध्यम से, मेरी एक भी कंप्लेंट ऐसी बता दो जो मैंने वापस ली, या ऐसी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है जिसके ऊपर मेरा परसुएशन नहीं है। इतने मेरी कंप्लेंट्स हैं, इनकी मतलब ये डरे हुए रहते हैं, और डरे हुए इसलिए होते हैं कि उनको मालूम है इसका उत्तर ही नहीं देते। उसका मतलब मेरा ये बोलना है, मंत्री महोदय में निकालो, मेरा बोलो ना ये मेरी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट गलत है, ऐसा तो बोलो। वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनको मालूम है इसका आंसर मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने जो चीज है वो प्रूफ के साथ की है। इसलिए
पीडब्ल्यूडी पे अगर विशेष ध्यान आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी दिया, उनको भी मैंने लेटर लिख चुका हूं इसके बारे में, पूरे पुरावे के साथ लिख चुका हूं, और माननीय मंत्री महोदय जी ने ध्यान दिया, तो राज्य में आज शेतकरियों को, और खास करके मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये 2-3 खातों में अगर ध्यान दिया तो हर साल 2 लाख बच्चों को हम नौकरियां दे सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये काम बंद कर दो, ये काम का करप्शन सिर्फ बंद हो गया, वो भी एक लिमिट छोड़कर बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, 10-15% छोड़ दो आप, उसके बाद जो काम होना चाहिए वो अगर बराबर हुआ और ये पैसा अगर बचा तो करीबन 2 लाख बच्चों को हर साल हम नौकरी दे सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है। उल्टा पीडब्ल्यूडी में होता ये है पीएमसी आईई, क्या कि भाई अरे भाई ऐसे इंजीनियर और पीएमसी लगाने की जरूरत क्या, जिसके ऊपर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे इंजीनियर बढ़ाओ आप, हमारे गवर्नमेंट के इंजीनियर अच्छे काम कर सकते हैं, उनको आप करप्शन में लुप्त कर रखते हो, ये दुर्भाग्यवश है। इसलिए ये खातों पे मेरी ज्यादा नजर और ज्यादा ख्याल रहता है, जिसका पैसा ज्यादा जाएगा वहां पर पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरी मंशा है। आपकी मंशा है कि पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने गंभीर आरोप लगाया है। सब आरोप आपका यह है कि इस प्रकार की जानबूझकर पीडब्ल्यूडी में व्यवस्था की गई है कि 1 रुपए का काम 1 रुपया 40 पैसा हो, उन्हें खाने मिले, ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किए। बराबर। अब गंगापुर विधानसभा बड़ी विधानसभा है, मुरब्बी राजकारणी जिसे हम मराठी में कहेंगे, एक ऐसे अद्भुत ऐसे चेहरे वहां पर मौजूद है, बड़े बड़े राजकारणी है, बड़े बड़े सियासत जानने वाले वहां लोग हैं। ऐसे में आप इस प्रकार की लोकप्रियता, जिसको आपको लाड़का आमदार आज बोला जाता है, आप लाडले हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, इस प्रकार की लोकप्रियता आप किस प्रकार से बरकरार रख पाए अब तक? क्या मंत्र है आपका, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इसके लिए मेरे मतदार संघ के सारी जनताओं को, खास करके शेतकरियों को और मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद दूंगा कि सच में मुझे बहुत प्यार मेरे मतदार संघ से मिला। और उसके 2-3 पहलू देखो, आपने जैसी माइनॉरिटी की या फिर जैसो मतलब अपने छुपी छुपी कास्ट की बात की कि भाई कास्ट मेरी नहीं होने की, मतलब मेरा अगर कास्ट पे अगर हम गए तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार भी मतलब वोटर्स नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं मानता हूं कि कास्ट का इश्यू कब आएगा, पब्लिक के पास में ऑप्शंस नहीं होंगे। जब कास्ट का विषय आएगा, सभी तरीके हैं, तो फिर वो देखता है यार ये मेरे कास्ट का, मेरे कास्ट का, मेरे कास्ट का। मैं ऑप्शन मिला उनको काय के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। मैंने डे 1 से ही कह दिया था, डे 1 से, कि मैं बार बार गांव में नहीं आऊंगा, मैं मेरा स्टडी करूंगा। विधानसभा है, हमको काम करने के लिए साल में से 100 या 125 दिन बचते हैं सिर्फ, उसमें अगर सिर्फ जाते बैठू तो नहीं, लेकिन गया भी नहीं। हर गांव में आप देखिएगा, मुझे आज 12वां साल है, पूरे राज्य में मंत्री महोदय छोड़कर बहुत सारे एमएलए ने कोशिश की, कर रहे हैं, लेकिन कामगार वर्ग 11,000 कामगारों को मैंने एनलिस्टेड करवाकर 5-5 हजार रुपए उनके अकाउंट में गए, 5-5 हजार की संदूक उनको मिली और योजना अविरत उनको मिलना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, 90,000 राशन कार्ड मैंने नए दिलवाए। 90,000 राशन कार्ड दिलवाने से उनको जो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे वो मिले। हमने ये देखा, मेरे दोस्तों ने और मैंने, योजनाएं अगर आप पूछे कि राज्य सरकार ने कोई नई बात लानी चाहिए क्या, केंद्र सरकार ने कोई नई बात लानी चाहिए कि, मैं मानता हूं कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब है, योजनाएं पूरी है। वो पहुंचती क्यों नहीं? लोगों को, बेचारों को, उनको वो फाइल कैसी भरे जाए, उसकी योजना का लाभ कैसे ले, ये मालूम नहीं। मेरी 40 बच्चों की टीम है हमारे दोस्तों के अलावा, आरित फाउंडेशन नाम से, जो मैं चलाता हूं, जिसके माध्यम से हर झोपड़पट्टी तक, हर गरीब तक, हर तबके तक हमारा बच्चा घर पे पहुंचता है। उनको क्या चाहिए वो फाइल हम भरते हैं और उनके घर तक हम वो चीजें देते हैं पूरी। आज महिला बचत गट, आज मेरे जैसा ये 1.5 साल में, ये अभी काम सबको लगता होगा, लेकिन आपको पता चलेगा जब ये सब खुल जाएगा। आज 150 मशरूम के यूनिट महिलाओं के बचत गट के माध्यम से मैं लगा चुका हूं। 120 वापस अभी एंड्योरेंस के माध्यम से मैं लगा रहा हूं। बजाज फाउंडेशन की तरफ से पूरे इंडिया में नहीं होगा, 228 करोड़ रुपए मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 228 करोड़ रुपए का सीएसआर लिया है। मतलब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार के पैसा के बजाय भी पर्यटन क्षेत्र में मैंने काम करने की कोशिश की। रास्ते पूरे मेरे, आज अगर मुझे पूछा, मेरा 2-3 है, बाजार सौंगी और किनगांव फाटा, ये रास्ता मेरा आज रह गया,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं करने की वजह से वापस देना पड़ रहा है। एक पोर्टल ढोमेगा और ढोरेगा, ये 2-3 रास्ते अगर छोड़े तो आज मेरे पास चैलेंज नहीं है काम करने के लिए। दोस्त इसमें आप जैसा बोलते हो, ये प्रयोग इस वक्त में बहुत जोरों शोरों से हुआ। बहुत बड़े बड़े नेता मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे विरोधक नेता आकर बैठे मुझे हराने के लिए, सारों को फॉर्म वापस लेने लगा है, एक को एक दिया। और मेरी भी सच में मंशा थी, सही तो उन्होंने मेरा काम आसान किया। मुझे भी, मेरे पे क्या एलिगेशन थे, 4-5 लोग खड़े होते हैं, फिर उनको उनके मत के पीस में ये चुन के आ जाते हैं। मेरी एक को एक फाइट हुई, उल्टा मेरे 15,000 मत खाने की व्यवस्था करने के लिए मेरे खिलाफ मेरे नजदीक के आदमी को खड़ा कर दिया गया था। एक्चुअल में इतना होने के बावजूद भी 34,000 के लीड से आज मैं चुनकर आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप उनके सुख दुख में जाते नहीं, उनके फोन उठाते नहीं, ऐसे भी कहीं ना कहीं खबरें आती रही है बीच में। कुछ लोग दबी जुबान में कहते हैं, कुछ डायरेक्टली बोलते हैं की आमच्या घरी आमदार साहेब येत नाही, आमचे सुख असतात दुःख असतात, त्यांचे फोन कधी कधी लागत नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर हम शादी ब्याह में हमारा टाइम पास करेंगे जाकर के, मैं इस बात को गलत मानता हूं। देखो, दुखों में हम जाते हैं, कई कुछ इंसिडेंट्स होंगे, हम वहां बिल्कुल पहुंच जाते नहीं जाते ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वक्त में जब उस गांव में जाएंगे तो वहां पर जाकर हम विजिट भी दे देते हैं। लेकिन शादी ब्याह उल्टा, मेरा स्पष्ट और परखड़ मत है, कोई भी एमएलए ने, मेरी विनती है, जिसका उसका वो कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, किसी ने भी शादी में नहीं जाना चाहिए। बहुत हुआ तो बहुत नजदीक, मतलब अपने चलते चलते काम में उस दिन शादी है तो उसने अपने को इनविटेशन कार्ड दो या मत दो, आप शादी में चले जाओ। मैं गया नहीं ऐसा नहीं, मेरे पूरे 12 साल के कार्यकाल में मैं 15-20 शादियों में गया होगा आज तक, कम से कम 60-70 दिन उसमें से चले जाते हैं। हमारे पास काम करने के लिए महज 100 दिन बचते हैं, और वो 100 दिन में से अगर 60-70 दिन हम पत्रिकाएं निकाल के रोज के 20-20 शादियां, अगर अच्छा शादी निकालने का डेवलपमेंट का क्या संबंध? फोन उठाने की बात कार्यकर्ताओं की, देखिए, फोन मैं उठाता हूं, नहीं ऐसा नहीं, और फोन जिस वक्त नहीं उठाता हूं, मेरे पास यंत्रणा है। मेरे 5 लोग कंटिन्यू 24 घंटे बैठे हैं, सारों को मैंने नंबर दिए हैं, उनका मैं रिव्यू लेता हूं। मैं, देखिए साहब, वापस फोन की बात है, अगर मैं फोन उठाऊं और मैं फोन पर ही दिन भर बात करूं तो मैं रिजल्ट क्या दूंगा सर? और मुझे मालूम होता है ना कि किसकी क्या दिक्कत है। फोन आने के पहले ही मैंने प्रोएक्टिवली वो काम कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ होता है, मेरा मेल आईडी है, मेल पर मेरे आते हैं। तर्क है साहब, बेबाकी से आपने अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत ही क्लैरिटी हमारे जनता को, हमारे बोलखोल के व्यूअर्स को भी आपके माध्यम से आज मिली है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे इस इंटरव्यू का पूछना चाहूँगा। आने वाला जो चुनाव है महाराष्ट्र का, अभी तो वक्त है, 2024 में आप स्वयं को कहाँ देखते हो? देखिए, ये तो जनता तय करेगी हर वक्त में, लेकिन मैं ये कह सकूंगा, आज जो सेवा करने का मौका मिला है, मैं अविरत करते रहूंगा। कौन से माध्यम से, क्या माध्यम से, ये तो वक्त बताते रहता है, उसमें मैं कोई आज टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन युति थी, जो पक्ष मुझे आदेश देगा उस हिसाब से मेरा पूरा राजकीय भविष्य रहेगा। बहुत धन्यवाद है बम साहब। श्री कांति कुमार जी जैन, बोलखोल मीडिया ग्रुप आपका आभारी है, आपने आपका कीमती समय दिया। जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों आपसे अपील है, बोलखोल न्यूज़ मीडिया की यह हमेशा से कोशिश होती है कि आपको क्लैरिटी दी जाए, जनप्रतिनिधियों से आपकी वार्ता कराई जाए, चर्चा कराई जाए, ताकि आपको आपके सवालों के भी जवाब मिलते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।